दोस्तों आज हम नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने की जो बात करेंगे वो इनकम मेथड से बात करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हमने वैल्यू एडेड मेथड की बात कर लिए थे, आज हम इनकम मेथड की बात करेंगे। तो इनकम मेथड में आपको जो कैलकुलेट करना होगा, अभी तक के जो पिछले लेक्चर में हमने जो ग्रॉस वैल्यू एडेड सीखा था, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही जीडीपी कहते थे, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से जो भी चीज़ हम कैलकुलेट करते थे वो जीडीपी आता था। बट जब इनकम मेथड का ये जो फॉर्मूला है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये जो है इसको आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट एफसी कहेंगे। याद रखिएगा कि ये जो है इनकम मेथड का मालूम है ना कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और उसके बदले में जो पेमेंट किया जाता है उसी को हम यहाँ पे इनकम मेथड, यानी कि लैंड और लेबर के बदले में हमने रेंट देना सीखा था, लैंड के बदले में रेंट, लेबर को वेजेस देना सीखे थे, और जो कैपिटल लगाते थे उस पर इंटरेस्ट, और जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर की जो सर्विस होती है उसको हमने क्या कहा था, हमने उसको कहा था प्रॉफिट। तो उन्हीं चारों का सम करके ये हमने एक नाम बनाया है। ये जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम जो है ये वहीं से जनरेट हुआ है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान जो है पैसा कहाँ कहाँ से, या तो नेशनल इनकम में ये देख लो कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक इकोनॉमी में एक साल में जो प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू देख लो, वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट मेथड देख लो, या फिर इनकम कि लोगों ने पूरे इकोनॉमी में कमाया कितना है। कमाएंगे तो उतना ही ना जितना कि प्रोडक्शन हुआ है, तो प्रोडक्शन की वैल्यू को ही तो चारों लोगों में बांट दिया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सर्विस के बदले में ही तो इनकम दिया जाता है, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 4 चीज होते हैं। सबसे पहला होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। हाँ, अगर हम अपने एम्प्लॉय को अगर कोई भी वेजेस, यानी अगर किसी से काम कराते हैं उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं उसको वेजेस कहते हैं या फिर सैलरी कहते हैं। वेजेस और सैलरी या तो कैश में देते हैं या इन काइंड में देते हैं। कैश का मतलब क्या है कि आप कहीं जॉब करते हैं, जॉब में आपको सैलरी कैश में मिलता है। कैश का मतलब अगर चेक के थ्रू मिलता है, अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो वो भी इन कैश माना जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे वर्कर हो, लेबर हो, कंपनी का सीईओ हो या कोई भी हो, सबको। काइंड का क्या मतलब होता है? काइंड का मतलब कैश में नहीं मिला, फैसिलिटी मिला। जैसे आपको मालिक कहता है कि ये लो 10,000 रुपये रेंट पे घर ले लेना, तो वो कहते हैं कैश में आपको कोई बेनिफिट मिला एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को। बट अगर यही मालिक कहता है कि ये सामने वाला ये चाबी लो और सामने घर है ना, उस घर में जाके रहना शुरू कर दो, तो अगर मालिक ने आपको ये जो फैसिलिटी दिया कैश में नहीं दिया, आपको रहने की फैसिलिटी दिया इन काइंड में, तो इसी को कहते हैं इन काइंड। तो चाहे कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे, चाहे वो सैलरी दे, चाहे रहने के लिए घर दे, चाहे डीए दे, डियरनेस अलाउंस होता है, बोनस दे, कमीशन दे, ये सारे के सारे वेजेस एंड सैलरी में आ जाएगा। इन कैश, कैश में मिले, और अगर कोई फैसिलिटी दे दिया जाता है, पैसा नहीं दिया, फैसिलिटी दे दिया जाए, तो वो क्या है आपका वेजेस एंड सैलरी इन काइंड आ जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सोशल सिक्योरिटी, जैसे पीएफ का एग्जांपल मैं ले लेता हूं। आप लोगों ने पीएफ का मतलब समझे होंगे। तो जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है, उसकी सैलरी अगर 20,000 रुपये होता है, तो आपने समझे होंगे कि इसको 2,000 रुपये कट करके मिलेगा, और बोला जाता है कि ये 2,000 रुपये जो है आपका पीएफ में चला गया है। कोई भी एम्प्लॉय कहेगा कि सर मुझे पूरा का पूरा 20,000 रुपये दे दो, मुझे 2,000 रुपये काट के मत दो, यानी कि एम्प्लॉय के जेब में कितना गया होगा, 18,000 गया होगा, 2,000 यहाँ चला गया। तो एम्प्लॉय कहेगा नहीं नहीं मुझे 20,000 रुपये कैश दे दो। तो एम्प्लॉयर कहता है कि भाई बूढ़ा हो जाएगा, जब रिटायर होगा तो क्या तुझे फैसिलिटी नहीं चाहिए, उस समय फिर पैसा कहाँ से लाएगा? तो उस समय कहा जाता है कि भाई ठीक है, जितना सैलरी तेरे सैलरी से कटेगा ना उतना मैं अपने जेब से दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे 2,000 रुपये अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर।
तो ये जो 2000 रुपये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसकी बात यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड वाले पॉइंट में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कोई भी सोशल सिक्योरिटी है उसमें एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये 2000 रुपये कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 2000 रुपये ऑलरेडी सैलरी में, क्योंकि जब आपकी सैलरी की काउंटिंग हुई होगी तो उस समय आपकी सैलरी 20,000 रुपये काउंट हुआ होगा, ना कि 18,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये 2000 तो 20,000 के अलावा है ना, इसीलिए एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हम प्लस करेंगे किसके कैलकुलेशन में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। और फोर्थ है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर आप रिटायर होते हो ना तो रिटायरमेंट में सब के बाद जो सैलरी मिलती है उसको सैलरी ना कह के पेंशन कहते हैं। हाँ, वो पेंशन इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। तो ये चारों चीज का सम करने पे क्या आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि एक बिजनेस एक्टिविटी, तो बिजनेस एक्टिविटी से 3 तरह से पैसा कमाया जा सकता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपका खुद का घर है, आप घर को किराए पे दे दियो तो किराया रेंट आता है, वो भी एक बिजनेस है, तो रेंट। रॉयल्टी, आपने जैसे कि अगर ये बुक है तो ये बुक है, इसका कोई राइटर अलग होगा, इसका पब्लिशर अलग होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि राइटर पब्लिशर यानी किताब जो छापता है वो सारा छापने का खर्चा किसका होता है, पब्लिशर का होता है। इस बुक का जो पब्लिशर है टैक्समैन, इस बुक का पब्लिशर जो है वो टैक्समैन है। तो टैक्समैन को सपोज इस बुक से 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो क्या 100 रुपये पूरा का पूरा उसी को मिलेगा, नहीं। इस बुक का जो राइटर है, इस बुक का राइटर अगर मैं भूषण कुमार गोयल कहूँ तो इसका मतलब भूषण कुमार को भी कुछ मिलेगा। यानी कि अगर 100 रुपये में 30 रुपये अगर भूषण कुमार राइटर को मिलता है तो राइटर को जो मिला उसको कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं, रॉयल्टी। टैक्समैन के पास जो 70 रुपये बचा वो प्रॉफिट है, और 30 रुपये जो इसका राइटर को बैठे बिठाए मिलेगा, क्योंकि उसने किताब लिखा है और वो बैठे बैठाए जिंदगी भर जब तक कि ये टैक्समैन पैसा कमाता रहेगा इस बुक से तब तक इसके राइटर को पैसा मिलता रहेगा। तो राइटर को जो मिलेगा उसे रॉयल्टी कहते हैं। इंटरेस्ट, जो बिजनेस से पैसा लगाया जाता है कैपिटल, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात करते हैं। और प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब जो है आपका क्या है कि ये 3 चीज होता है प्रॉफिट में, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटर्न। क्या है, ये प्रॉफिट का ही तीनों पार्ट होता है। अगर सपोज अगर आपने 100 रुपये प्रॉफिट कमाए हो तो वो 100 रुपये आपका नहीं है, 100 रुपये में सरकार कहती है हमें टैक्स दे दो। तो सपोज अगर आपने 100 रुपये कमाया, 100 रुपये में सरकार कहती है हमें 20% टैक्स दे दो, तो 20% आपने टैक्स दे दिया। तो ये जो 20 रुपये टैक्स दे दिए हो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। बचा कितना, 80 रुपये। उसके बाद जो आपके कंपनी के जो ओनर यानी कि अगर कोई पार्टनर है मान के चलो, ये कंपनी लेवल पे शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटा जाता है ना, तो कितना रुपए शेयर होल्डर मालिक को बांटने के लिए, जितने भी कंपनी के मालिक हैं उन सब में पैसा बटेगा। अकेला एक इंसान अगर ओनर होता तो वही रख लेता, बट जितने भी ओनर, अगर बहुत सारे ओनर हैं तो सब में 80 रुपये बटना चाहिए ना। कहते हैं ठीक है 80 रुपये में से हम 50 रुपये बांट लेते हैं। कितना रुपये बांट लेते हैं, 50 रुपये। 50 रुपये क्यों, बाकी के जो 30 रुपये है वो रख लेते, फ्यूचर में अगर कभी कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से यूटिलाइज कर लेंगे। तो जो हमने 50 रुपये बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको कहते हैं डिविडेंड। और जो हमने अपने पास 30 रुपये रख लिया उसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग। तीनों का सम का मतलब है प्रॉफिट। तो यहाँ पे टोटल आपने कितना कमाया, यानी कि ये 100 रुपये प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो ये 100 रुपये आपका प्रॉफिट, इन सब का सम करने पे ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कोई इंसान खुद ही एक बिजनेस करता है और वो उसका, जैसे एक परचून का दुकान वाला होता है, उसका खुद का एक घर होता है, उसी में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें सर्विस भी खुद ही देता है, मतलब खुद ही बिजनेस करता है, उसमें दूसरे लोगों को हायर नहीं करता है, तो उससे जो कमाता है उसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम। जैसे कि एक अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ट्यूशन पढ़ाना मेरा खुद का अगर रूम है, अगर खुद का मेरा बिजनेस है, खुद ही कमाना। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर जो खुद अपना घर पे क्लिनिक बना रखा है, उस क्लिनिक से जो भी पैसा कमाता है खुद ही कमाता है, सब कुछ वो रखता है, तो उस तरह के इनकम को कहते हैं मिक्स्ड इनकम। तो इन तीनों का सम करने पे जो आएगा आपका एनडीपी आएगा। हाँ, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पे भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है इनकम मेथड में। जैसे वैल्यू एडिशन मेथड में आपने कुछ सावधानियां, प्रिकॉशन आपने रखी थी, उसी तरह से आपको यहाँ भी। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं
मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपने बुक्स में। अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो क्या क्या, सबसे पहला ट्रांसफर इनकम लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज सच रिसीट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखो स्कॉलरशिप यानी कि ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करते। मैंने बताया था ना कि एक फैक्टर इनकम होता है, एक ट्रांसफर इनकम होता है, तो हम फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं, सारा फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम नहीं। स्कॉलरशिप जो है ट्रांसफर है, यानी इनकम कहीं और जनरेट हुआ होगा, वो तो ट्रांसफर किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अगर मान के चलो सरकार ने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया है, तो सरकार ने कहाँ से दिया है? क्या सरकार ने कमाया? हाँ, सरकार कहाँ से कमाती है? टैक्स से ना। तो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स हमने 20 रुपये, तो जब सरकार को हमने टैक्स दिया था तो वो 20 रुपये यहाँ कंसिडर हो चुका है ना। तो जब यहाँ हो चुका है, इसी पैसा को सरकार ने हमें दिया है एज ए स्कॉलरशिप, तो जब हमें उसने स्कॉलरशिप के रूप में दिया है, यही पैसा हमारा पैसा हमें ही लौटाया है, तो दोबारा जोड़ लेंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे। चैरिटी डोनेशन देते हैं, तो चैरिटी डोनेशन कहाँ से देंगे? जो प्रॉफिट कमाते हैं, ये जो डिविडेंड होता है, इस प्रॉफिट का ही पार्ट तो हम डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो जब यहाँ इंक्लूड हो चुका है इसलिए नहीं लेंगे। और ओल्ड एज पेंशन, सर पेंशन अभी अभी आपने बताया था यहाँ पे लेते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो मैंने बताया था रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, अगर आप जॉब करके रिटायर हुए तो जो आपको पेंशन मिलेगा वो इंक्लूड करेंगे। बट ये जो पेंशन है ओल्ड एज पेंशन है, कोई 60 साल से ऊपर का है तो सरकार देती है ये पेंशन, ये कोई कंपनी नहीं देती है। तो सरकार कहां से देती है? ये टैक्स के पैसे से देती है। तो टैक्स का पैसा जो है वो तो ऑलरेडी यहां इंक्लूड हो चुका है, तो वो इसका मतलब जो है वो ओल्ड एज पेंशन जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूड। सेकेंड हैंड गुड्स को अगर सेल कर देने से, अब सेकेंड हैंड गुड्स सीधी सी बात है कि जब पहली बार वो बनाया बेचा गया होगा, कमाए गए होंगे, उस समय हमने जोड़ लिया होगा, तो हमें अभी कंसिडर नहीं करेंगे सेकेंड हैंड गुड्स। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड as such transaction do not contribute to current flow of goods and services, however any commission or brokerage on such transaction should be included। हाँ जी, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है कि जैसे शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, इसको खरीदने बेचने से जो पैसा आएगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर या डिवेंचर खरीदना बेचना गुड्स की बात नहीं है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब जीडीपी की बात करते हैं तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में या नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कितना पैसा कमाया गया गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू। तो शेयर्स और डिवेंचर जो है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो इसको खरीदने बेचने से अगर कोई फायदा घाटा कुछ भी होता है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, इन सब को खरीदने बेचने से अगर कमीशन कुछ दिया गया है, कमीशन ब्रोकर को देते हैं, वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो वो किसी चीज़ को खरीदने के लिए अलग से पेमेंट किया गया है तो वो करेंगे, बट शेयर्स और डिवेंचर का जो परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस वो कंसीडर नहीं करेंगे। Windfall gains like from lottery, horse race, etc. is not included। अगर आपको कोई लॉटरी लग जाता है, आपको कहीं से प्राइस मिल जाता है, तो वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लॉटरी लगना, प्राइस लगना, तो जो कमाया होगा उसी ने तो आपको प्राइस दिया है ना। कौन बनेगा करोड़पति में? एक बिजनेस है, तो वो जिनका बिजनेस है उन्होंने कमाया होगा तभी तो आपको दिए हैं, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाते हैं। तो आप अगर कहीं से कोई प्राइस जीत जाते हैं तो वो प्राइस आपके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो उनके कॉस्ट के लिए, उन्होंने कितना खर्चा किया है वो उनके लिए होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्राइस को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। हाँ, अब जो ओनर है प्रोडक्शन का, यानी कि अगर मैं ही कोई सामान प्रोड्यूस करता हूं तो जो मेरी सर्विस की जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्लूड की जाएगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है और मैं लेबर को नहीं रखा हूँ, मैं ही काम करता हूँ, तो अगर लेबर को रखता तो एम्प्लॉय को सैलरी देता, वेजेस देता, अब वो काम मैं खुद ही कर लेता हूँ तो उसकी भी एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी, अगर मैं किसी को हायर करता तो उसको कितना देता, जितना देता उतना वैल्यू मान लिया जाएगा, एस्टिमेट कर लिया जाएगा, उसी को कहेंगे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर सर्विस।
पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग, अगर पिछले सेविंग यानी पिछले साल आपने कमाया है उससे आपने अपने एम्प्लॉय को कोई बोनस या कुछ दिए हो तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। हमने इस साल कितना कमा, इस साल में से हमने अपने एम्प्लॉय जो कुछ किसी को भी दिए वही कंसीडर करेंगे, पास्ट सेविंग से नहीं। तो ये हमने मेथड देखा है कि एनडीपी में ये चीज होता है। इसका खेल जो है हम अगले लेक्चर में कि क्वेश्चन किस तरह से करते हैं इस तरह के इनकम मेथड से वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। आज मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि इसका मतलब मैं बता दूं कि इनकम मेथड में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या क्या है, उनके मतलब क्या है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।